हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आयुर्वेद इतिहास का जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं भेल संहिता। तो भेल संहिता के जो आद्य उपदेष्टा थे वो हैं पुनर्वसु आत्रेय। तंत्रकर्ता आचार्य भेल। काल इनका ईसा पूर्व 1000 वर्ष। ठीक है। स्थान है इसमें 8, अध्याय 120, उपलब्ध अध्याय 106 हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अब इनको टेबल के फॉर्म में देखते हैं। स्थान तो कितने स्थान हैं? 8। कौन कौन थे? सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि। ठीक है। तो सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं? 30। प्राप्त अध्याय हैं 4 से 28। ठीक है। और निदान स्थान में 8 अध्याय हैं, इसमें प्राप्त अध्याय 2 से 8 है। विमान स्थान में 8 अध्याय हैं और इनके प्राप्त अध्याय 8 हैं। शारीर स्थान में भी 8 अध्याय हैं, इसके प्राप्त अध्याय 3 से 8 हैं। इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय हैं। ठीक है। और इनके प्राप्त अध्याय 12 ही हैं। चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय हैं, प्राप्त अध्याय भी 30 हैं। कल्प में 12 और प्राप्त अध्याय 1 से 9 हैं। सिद्धि स्थान में अध्याय 12 हैं और इसके प्राप्त अध्याय 1 से 8 हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वैशिष्ट, यानी इसकी विशिष्टता क्या है। तो भेल संहिता में मन का स्थान जो है वो सिर एवं तालु बताया गया है। मन का स्थान क्या बताया है? सिर व तालु। आलोचक पित्त के 2 प्रकार वर्णन किए गए हैं। आलोचक पित्त जो होता है उसके 2 प्रकार का वर्णन किया गया है। कौन कौन थे? चक्षु वैशेषिक, बुद्धि वैशेषिक। ठीक है। अर्श में प्राणता गुटि का वर्णन किया है। अर्श जो होता है उसमें प्राणता गुटिका जो होती है उसको दिया जाता है। चिकित्सा अर्थ उपार्जन के लिए बताया है। चिकित्सा का उद्देश्य इसमें अर्थ उपार्जन के लिए बताया गया है। चतुष्पाद प्रथम भेषज व अंत में वैद्य का वर्णन किया है। चतुष्पाद जो होते हैं उसमें प्रथम भेषज और अंत में वैद्य का वर्णन किया है। उपस्थाता प्रतिश्रावी बताया गया है। जनपद उद्वंस को जनमार शब्द दिया है। कौन सा शब्द? जनमार। आचार्य सुश्रुत ने मारक शब्द दिया है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत जो थे उन्होंने जनपद उद्वंस को मारक या मरक शब्द दिया है। पित्तज काश के लक्षणों में कामला व्याधि का वर्णन किया है। भेल संहिता में पित्तज काश के जो लक्षण हैं उसमें कामला व्याधि का वर्णन किया है। नेक्स्ट है इसमें विभीतक। तो विभीतक जो होती है वो पित्त व कफ वर्धक होता है। कैसा होता है? पित्त व कफ वर्धक होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें त्रिफला का प्रयोग, आचार्य भेल के अकॉर्डिंग और चरक के अकॉर्डिंग। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। त्रिफला का प्रयोग आचार्य भेल के अकॉर्डिंग और चरक के अकॉर्डिंग। भोजन से पूर्व आमलकी आचार्य भेल के अकॉर्डिंग, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग विभीतिकी का प्रयोग बताया है। जीर्ण होने पर आचार्य भेल ने विभीतक का प्रयोग बताया है और आचार्य चरक ने हरितकी का प्रयोग बताया है। ठीक है। जीर्ण होने के पश्चात आचार्य भेल ने हरितकी का सेवन करने को कहा है और आचार्य चरक ने आमलकी का सेवन करने को कहा है। ठीक है। तो आमलकी, विभीतकी, हरितकी, ये जो क्रम है सीक्वेंस से भी याद रख सकते हैं कि आमलकी, विभीतकी, हरितकी ये जो क्रम में है तो वो भोजन से पूर्व, जीर्ण के टाइम पे और पश्चात, जीर्ण के पश्चात। ठीक है। आमलकी, विभीतकी, हरितकी। लेकिन आचार्य चरक ने इसका उल्टा, मतलब थोड़ा डिफरेंट सीक्वेंस बताया है। कौन कौन सा? भोजन पूर्व, भोजन से पहले विभीतकी का प्रयोग करना है और जीर्ण के टाइम पे, मतलब जब भोजन का पाचन हो रहा हो तब हरितकी का सेवन करना है। और भोजन के जीर्ण होने के पश्चात, यानी पच जाने के पश्चात आमलकी का प्रयोग बताया है। किसने? आचार्य चरक ने। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मदन फल के
प्रकार। तो आचार्य भेल जो हैं उन्होंने मदन फल के 3 प्रकारों का वर्णन किया है। ठीक है, बातलिका ज्वर का वर्णन किया है। आचार्य भेल ने बातलिका ज्वर जो होता है उसका वर्णन किया है। अपतंत्रक चिकित्सा में सूकनाथ घृत का वर्णन किया है। अपतंत्रक जो चिकित्सा होती है, अपतंत्रक, ठीक है, अपतंत्रक जो होता है उसमें सूकनाथ घृत का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? सूकनाथ घृत का वर्णन किया है। शरद, बसंत, प्रावट ऋतु में अनुवासन अर्थ श्रेष्ठ बताया है। आचार्य बेल जो टॉपिक चल रहा है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको जितने बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो टिप ऑफ फिंगर वाले रहते हैं। ठीक है, जैसे कि शरद, बसंत, प्रावट या वर्षा ऋतु भी बोलते हैं इसको। शरद, बसंत, प्रावट ऋतु में अनुवासन जो बस्ती होती है वो श्रेष्ठ बताई गई है। ठीक है, गर्भ प्रदोषज विकारों का वर्णन, गर्भ प्रदोषज विकार जो होते हैं उनका वर्णन। तो ऐष्णा 3 प्रकार की होती है। इसमें ऐष्णा 3 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? प्राण ऐष्णा, धन ऐष्णा और धर्म ऐष्णा। प्राण, धन और धर्म। ठीक है, प्राण ऐष्णा, धन ऐष्णा और धर्म ऐष्णा। नेक्स्ट है इसमें हृदय का आकार। तो आचार्य भेल ने हृदय का जो आकार है वो पुंडरीक एवं कुंभिक फल सादृश बताया है। कैसा बताया है? पुंडरीक एवं कुंभिका फल सादृश। पुंडरीक जो होता है मतलब शंकु के जैसा कुछ होता है। पुंडरीक व कुंभिका फल सादृश बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जल को आचार्य भेल ने महारस बताया है और अन्न को महाऔषध बताया है। दोषों के उपक्रम। बात जो होता है वो क्या होती है? ब्रंहणकारी होती नहीं। दोषों के उपक्रम का अर्थ होता है चिकित्सा। ठीक है, तो बात का जो समन है वो ब्रंहण के द्वारा करते हैं। पित्त का समन परिशोधन के द्वारा करते हैं। और कफ का बमन या प्रक्षर्धन जिसे बोलते हैं। प्रक्षर्धन जो एक संस्कृत वर्ड है वो उसका अर्थ होता है बमन। ठीक है, और सन्निपातक जो दोष होते हैं उनमें विरेचन का प्रयोग किया जाता है। रति मूलम ही शरीरम, शरीरस्य रति ही फलम। ठीक है, ये श्लोक भी दिया गया है इसमें। इसको अपन अलग से देख लेंगे वीडियो के लास्ट में। बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त का स्थान श्रृंगाटक मर्म बताया गया है। ठीक है, बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त का स्थान श्रृंगाटक मर्म बताया है। किसने? आचार्य भेल के अकॉर्डिंग बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त का स्थान, बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त जो होता है उसका स्थान क्या बताया है? पित्त का स्थान श्रृंगाटक मर्म। कौन सा मर्म बताया गया है? श्रृंगाटक मर्म बताया गया है। ठीक है, श्रृंगाटक जो मर्म होता है उसको बताया गया है। ग्रहणी व्याधि में सहचर व मूलक तेल का अभ्यंग पान बताया गया है। मूलक तेल जो होता है उसका अभ्यंग और अभ्यंतर पान मतलब उसको ग्रहण करना है। ग्रहणी व्याधि जो होती है, ग्रहणी एक प्रमुख रोग है। ग्रहणी व्याधि में सहचर एवं मूलक तेल का अभ्यंतर पान बताया गया है। ग्रदसी में रक्त मोक्षण प्रयोग बताया गया है। ग्रदसी जो होती है उसमें रक्त मोक्षण का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, बालकों में बस्ती 6 वर्ष के पश्चात दी जानी चाहिए। आचार्य भेल के अकॉर्डिंग बालक जो होते हैं उनमें 6 वर्ष के पश्चात बस्ती दी जाती है। काय चिकित्सक जो होते हैं वो काय अग्नि द्वारा चिकित्सा करते हैं। ठीक है, अष्टादश कुष्ठ जो होते हैं उनमें 9 साध्य होते हैं और 9 असाध्य होते हैं। ठीक है, अष्टादश जो कुष्ठ होते हैं उनमें क्या होता है? 9 साध्य होते हैं और 9 असाध्य होते हैं। आचार्य भेल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? आचार्य भेल के अकॉर्डिंग जो 9 कुष्ठ होते हैं, टोटल कितने होते? 18। 9 साध्य होते हैं और 9 असाध्य होते हैं। प्रमेह जो होती है उसमें भस्म में है और क्षार में होता है। ठीक है, भस्म में क्षार में 2 प्रकार की बताई गई हैं एक्स्ट्रा। सप्त प्रकृति में स्वभाव व काल का समावेश है। सप्त प्रकृति जो होती है उसमें स्वभाव
व काल का समावेश पाया जाता है। ठीक है। और पिंडीतक 3 प्रकार का बताया है। कौन कौन था? कृष्ण, श्वेत और मदन। पिंडीतक जो है वो 3 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? कृष्ण, श्वेत और मदन। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, हारीत संहिता। तो हारीत संहिता जो होती है उसका पर्याय होता है वैद्यक सर्वस्व। हारीत संहिता का जो पर्याय होता है वो उसे क्या बोलते हैं? वैद्यक सर्वस्व बोलते हैं। ठीक है। इसका जो काल है वो ईसा पूर्व 1000 वर्ष माना जाता है और स्थान इसमें 7 होते हैं। हारीत संहिता में स्थान कितने होते हैं? 7 माने जाते हैं। अध्याय कितने होते हैं? 103। उपलब्ध अध्याय 103 होते हैं। ठीक है। अध्याय होते हैं 130 और उपलब्ध अध्याय 103 होते हैं। उपलब्ध संहिता काल जो होती है, उपलब्ध संहिता का काल होता है ईसा पूर्व 1200 वर्ष माना गया है। ठीक है। स्थान यदि देखा जाए तो स्थान देखते हैं तो स्थान कौन कौन से होते हैं? अन्नपान जो होती है उसमें अध्याय कितने होते हैं? 23 अध्याय होते हैं। अरिष्ट स्थान में 9 अध्याय होते हैं। चिकित्सा स्थान में 58 अध्याय होते हैं। कल्प स्थान में 6 अध्याय होते हैं और सूत्र स्थान में 5, शारीर स्थान में 1 और परिशिष्ट में 1 अध्याय होता है। ठीक है। अब इसकी विशिष्टता देखते हैं। गाय के वर्ण के अनुसार दुग्ध के गुणधर्म बताए गए हैं। ठीक है। इसकी विशिष्टता ये है, आचार्य जो हारी संहिता में गाय के जो वर्ण हैं के अनुसार ही दुग्ध के गुणकर्म होते हैं। ऋतु के अनुसार दधि का गुण बताया गया है। ठीक है। प्रमेय 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन थे? तक्र में है और घृत में, खली में है। ठीक। तक्र में, घृत में और खली में 3 प्रकार के प्रमेय बताए गए हैं। वर्ण के अनुसार ज्वर के 4 प्रकार बताए गए हैं। कितने? वर्ण के अनुसार ज्वर के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? वर्ण के अनुसार ज्वर के 4 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें ज्वर निवारण अर्थ। ज्वर के निवारण अर्थ क्या दिया गया है? ज्वर जो होती है उसके निवारण अर्थ रुद्र पूजा और हनुमान पूजा का वर्णन किया है। ज्वर जो होती है उसके निवारण अर्थ रुद्र पूजा और हनुमान पूजा का वर्णन किया गया है। अष्ट चिकित्सा के नाम होते हैं यंत्र, शस्त्र, अग्नि, क्षार, औषध, पथ्य, स्वेदन, मर्दन। ठीक है। यंत्र, शस्त्र, अग्नि, क्षार, औषध, पथ्य, स्वेदन, मर्दन। ये क्या होती है? अष्ट चिकित्सा होती है। अष्ट चिकित्सा का वर्णन किसमें किया गया है? हारीत संहिता में। कौन कौन सी होती हैं? यंत्र, शस्त्र, अग्नि, क्षार, औषध, पथ्य, स्वेदन, मर्दन। पथ्य, स्वेदन, मर्दन। षड रस में लवण के बदले क्षार का वर्णन किया है। देखो ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। षड रस जो होते हैं उसमें लवण के स्थान पर क्षार का वर्णन किया है। कौन सी संहिता में? हारीत संहिता में। आयु 3 प्रकार की बताई गई है। वय विभाजन किया गया है। कौन कौन सा? 0 से मतलब जन्म से 12 वर्ष तक बाला कहा जाता है। 13 से 19 वर्ष तक मुग्धा कहा जाता है और 20 से 28 वर्ष तक की आयु के बच्चे को प्रौढ़ा कहा जाता है और 29 से 41 वर्ष तक की जो आयु होती है उसे प्रगल्भा कहा जाता है। ठीक है। पुरुष की उत्तम आयु इसमें 25 से 30 वर्ष मानी है। पुरुष की जो उत्तम आयु होती है वो 25 से 30 वर्ष मानी जाती है। ठीक है। स्त्रियों की उत्तम आयु 24 से 37 वर्ष मानी जाती है। ठीक है। पुरुष की उत्तम आयु होती है 25 से 30 वर्ष और स्त्रियों की उत्तम आयु होती है 24 से 37 वर्ष। तांबुल वर्णन, तांबुल का वर्णन नागवल्ली नाम से। ठीक है। तांबुल का जो वर्णन है वो नागवल्ली नाम से किया गया है। मसूरिका व्याधि जो होती है बसंत ऋतु में बताया गया है। पलांडु जो होती है वो कफ सामक होता है। पलांडु कैसा होता है? कफ सामक होता है। पलांडु कैसा होता है? कफ सामक होता है। हेमंत ऋतु में है क्या? हेमंत ऋतु में प्रवाहित वायु कैसी होती है? हेमंत ऋतु में प्रवाहित जो वायु होती है
वो विषयुक्त होती है। ठीक है, कैसी होती है? विषयुक्त होती है। स्त्री वर्ण अनुसार दुग्ध के गुणधर्म का वर्णन किया है। ठीक है, स्त्री के दुग्ध वर्ण के अनुसार दुग्ध के गुणधर्मों का वर्णन किया है। शाक के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? पत्र, पुष्प, फल, कंद। पत्र, पुष्प, फल, कंद। ठीक है। ज्वर उत्पत्ति में प्रधान दोष किसको माना गया है? प्रधान दोष वायु, पक्वाशय में स्थित अग्नि। देखो, ज्वर की उत्पत्ति में प्रधान दोष है वो किसको माना गया है? ज्वर की उत्पत्ति में प्रधान दोष किसको माना गया है? वायु व पक्वाशय में स्थित अग्नि को माना गया है। नेक्स्ट है इसमें भाषायाम विद्यमानायाम आशया चिकित्सक जीवितस्य च। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आम बात में अजमोदादि चूर्ण। ये देखो, ये आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। आम बात जो होता है उसमें अजमोदा आदि चूर्ण का वर्णन किया है। एरंड तेल व दशमूल क्वाथ का निर्देश किया है। आम बात जो होती है, आम बात में किसका वर्णन किया है? अजमोदा आदि चूर्ण का वर्णन किया है। ठीक है। और एरंड तेल व दशमूल क्वाथ का निर्देश किया है। क्या किया है? एरंड तेल व दशमूल क्वाथ जो होता है उसका निर्देश किया गया है। बंध्या के 6 प्रकार बताए गए हैं। बंध्या जो होती है उसके कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है। काकबंध्या को केवल एक प्रकार होता है। ठीक है। गर्भ उपद्रव 8 माने गए हैं। हरित संहिता के अकॉर्डिंग जो गर्भ उपद्रव हैं वो कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। उत्फुल्लिका व्याधि में, कौन सी व्याधि में? उत्फुल्लिका व्याधि में उदर प्रदेशी उत्फुल्लिका जो व्याधि होती है ना, कौन सी व्याधि? उत्फुल्लिका व्याधि। उत्फुल्लिका व्याधि में उदर प्रदेशी बिंदुवत दहन कर्म करते हैं। उत्फुल्लिका जो व्याधि होती है उसमें उदर प्रदेश में बिंदुवत, जो पहले के जमाने में हुआ करता था ना, कि जो मतलब दहन कर्म के द्वारा देखा होगा आप सभी ने, मतलब अपनी दादी वगैरह इनके बॉडी पे निशान रहते थे। ठीक है, वही क्या कहलाता है? दहन कर्म का कहा जाता है। बिंदुवत बिंदी के रूप में बनाया जाता था। तेलपाक नेक्स्ट है इसमें। तो कौन सी व्याधि थी वो? उत्फुल्लिका व्याधि में। कौन सी? उत्फुल्लिका व्याधि में उदर प्रदेश में बिंदुवत दहन कर्म किया जाता था। तेलपाक। अब देखते हैं तेलपाक। तेलपाक कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? खर, चिक्कन, मध्य, विषो। ठीक है, मध्य व विषो। तो 4 प्रकार में आता है खर, चिक्कन, मध्य व विषो। अब देखते हैं त्रिफला। हरित की त्रिफला में जो त्रिफला जो होती है उसमें हरित की, विविध की और आम्ल की, ये होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हृदय में पित्त का अधिष्ठान माना है। आचार्य जो हरित संहिता है, हरित संहिता में हृदय में पित्त का अधिष्ठान माना है। ठीक है। और यकृत को वात एवं रक्त का स्थान माना है। जो यकृत होता है, यकृत को क्या माना गया है? वात एवं रक्त का स्थान माना गया है। पंच महाभूतों में आकाश प्रधान होता है। ठीक है, पंच महाभूतों में आकाश को प्रधान माना गया है। आयुर्वेद के 9 अंगों का वर्णन किया है यहाँ पे। ठीक है, वैसे अष्टांग आयुर्वेद होता है लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद को 9 अंग में वर्णन किया गया है। किसने? आचार्य हारीत ने। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें महाभूतों में आकाश प्रधान, आयुर्वेद के 9 अंगों का वर्णन। नक्षत्र के आधार पर व्याधि का साध्य असाध्यत्व वर्णन करना। ठीक है, नक्षत्र जो होते हैं उनके आधार पर व्याधि का साध्यता असाध्यता का वर्णन करना। जल के प्रकार। तो जल के प्रकार कितने माने गए हैं इसमें? जल के प्रकार माने गए हैं 4। कौन कौन थे? पाप उदक, रोग उदक,
अंशु उदक और आरोह उदक। ठीक है, जल के कितने प्रकार हैं? 4। पाप उदक है, रोग उदक है, अंश उदक है, आरोग उदक है। लंघन के प्रकार होते हैं 6। कितने माने गए हैं? लंघन जो होता है उसके 6 प्रकार माने गए हैं। क्वाथ के प्रकार 7 माने गए हैं। क्वाथ जो होता है उसके 7 प्रकार माने हैं। शूल व क्षय के 10 प्रकार माने हैं। शूल व क्षय के कितने प्रकार माने गए हैं? 10 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें बाल रोगों में उत्फुल्लिका व्याधि का वर्णन किया है। बाल रोग जो होते हैं उसमें उत्फुल्लिका जो व्याधि होती है उसका भी वर्णन किया गया है। ठीक है, और धन्वंतरी संप्रदाय, नेक्स्ट हम देखते हैं धन्वंतरी संप्रदाय। तो धन्वंतरी संप्रदाय में यदि देखा जाए तो प्रथम धन्वंतरी वैदिक शास्त्र की देवता, जो वैदिक शास्त्र है उसके देवता माने गए हैं। द्वितीय धन्वंतरी विष्णु का अवतार व धन्व के पुत्र माने गए हैं। किसके पुत्र? धन्व के पुत्र माने गए हैं। ठीक है, जो प्रथम धन्वंतरी हैं वो वैदिक शास्त्र के देवता को कहा जाता है, और द्वितीय धन्वंतरी किसे कहा जाता है? विष्णु के अंत अवतार को माना गया है, और धन्व के पुत्र को कहा जाता है, मतलब धन्व के पुत्र कहा जाता है। तृतीय धन्वंतरी जो हैं वो काशीराज देवोदास को बोला जाता है, और वो क्या हैं? शल्य तंत्र के प्रणेता हैं। धन्वंतरी के शिष्य देखो, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? 3 प्रकार के धन्वंतरी देखे। कौन कौन थे? प्रथम धन्वंतरी जो वैदिक शास्त्र के देवता हैं, और द्वितीय धन्वंतरी जिनको विष्णु का अवतार माना गया है और वो धन्व के पुत्र थे। तृतीय धन्वंतरी जो कि काशीराज देवोदास को माना गया है, जो कि शल्य तंत्र के प्रणेता हैं। ठीक है, धन्वंतरी के शिष्य कौन कौन से हैं? सुश्रुत, औपधैनव, बैतरन, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर, गोपुरक्षित। ठीक है, गार्ग्य, कांकायन। ठीक है, औरभ्र जो होते हैं 4 प्रधान तंत्र में गणना, औरभ्र की 4 प्रधान तंत्र में गणना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है गार्ग्य। तो गार्ग्य जो होते हैं वो शालक्य तंत्र के आचार्य हैं। गार्ग्य क्या है? शालक्य तंत्र के आचार्य को कहा जाता है। गार्ग्य कौन है? शालक्य तंत्र के आचार्य। कांकायन बाल्हिक। वायुर्वेद 6 प्रकार के रसों को मानता है। वायुर्वेद जो है वो 6 प्रकार के रस जो होते हैं उनको मानता है। हिरण्याक्ष कौमार भृत्य के आचार्य थे। ठीक है, हिरण्याक्ष जो हैं वो कौमार भृत्य के आचार्य थे। नेक्स्ट है काश्यप संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? काश्यप संहिता। एक मिनट। अब हम देख रहे हैं काश्यप संहिता। तो काश्यप संहिता जो होती है उसके पर्याय क्या क्या होते हैं? काश्यप संहिता को वृद्धजीवक तंत्र भी बोलते हैं, कुमार भ्रच तंत्र भी बोलते हैं, विलुप्त तंत्र भी बोलते हैं। तो काश्यप संहिता के पर्याय कौन कौन से हो गए? वृद्धजीवक तंत्र, कुमार भ्रच तंत्र और विलुप्त तंत्र। ठीक है, नाम याद रखना है इनको। काश्यप संहिता के पर्याय कौन कौन से होते हैं? वृद्धजीवक तंत्र, ठीक है, कुमार भ्रच तंत्र और विलुप्त तंत्र। ठीक है, स्थान कितने होते हैं? काश्यप संहिता में स्थान होते हैं 9। काश्यप संहिता में 9 स्थान होते हैं। अध्याय, अब देखते हैं अध्याय। तो काश्यप संहिता में 200 अध्याय होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 200 अध्याय। उपलब्ध कितने हैं इसके? 78। 200 अध्याय थे लेकिन उसमें उपलब्ध कितने हैं? 78। सूत्र संख्या कितनी है? 7443, यानी 7,443। ठीक, 7,443। ठीक है,
भाषा कौन सी है? संस्कृत। उपलब्ध काश्यप संहिता नेपाल के राजगुरु पंडित हेमराज शर्मा के हस्तलिखित अनुसार है। उपलब्ध जो काश्यप संहिता है वो नेपाल के राजगुरु पंडित हेमराज शर्मा के हस्तलिखित के अनुसार है। ठीक है। मूल उपदेष्टा कौन है? मरीच काश्यप। मूल उपदेष्टा कौन थे? मरीच काश्यप। ठीक है। तंत्रकर्ता बृहद्जीवक ईसा पूर्व 6वां शतक, सतयुग व त्रेता युग का संधि काल। तंत्रकर्ता जो हैं वो बृहद्जीवक थे, इनका काल है 6वां शतक। सतयुग व त्रेता युग का संधि काल इनका समय है। इनके पिता का नाम रचिक था। प्रतिसंस्कर्ता, तो यह अपन ने तंत्रकर्ता देख लिया बृहद्जीवक। ठीक है। अब देखते हैं प्रतिसंस्कर्ता। तो प्रतिसंस्कर्ता कौन थे? वात्स्य जो है वो प्रतिसंस्कर्ता हैं। ईसा से 7वां शतक माना जाता है इनका काल। ठीक है। काश्यप संहिता अनायास नामक यक्ष से प्राप्त है। अनायास नामक जो यक्ष हैं उनसे प्राप्त हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसके स्थान। तो सबसे पहले आता है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान में अध्याय 30 हैं, उपलब्ध 11। निदान स्थान में अध्याय 8 हैं, उपलब्ध 2 हैं। विमान स्थान में अध्याय 8 हैं, उपलब्ध 1 है। शारीर स्थान में अध्याय कितने हैं? 8 हैं। शारीर स्थान में जो अध्याय हैं वो कितने हैं? 8 हैं। उपलब्ध कितने हैं? 5। इंद्रिय स्थान में अध्याय 12 हैं, उपलब्ध हैं 1। चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय हैं। ठीक है, समझना इस बात को कि जो चिकित्सा स्थान है उसमें 30 हैं, लेकिन उपलब्ध कितने हैं? 18। कल्प स्थान में अध्याय 12 हैं और इसके उपलब्ध अध्याय 9 हैं। सिद्धि स्थान में अध्याय 12 हैं और उपलब्ध अध्याय 8 हैं। खिल स्थान में अध्याय कितने हैं? 80। खिल स्थान में अध्याय कितने हैं? 80, उपलब्ध 23 हैं। ठीक है। अब इसकी विशिष्टता देखते हैं। तो रचना जो है वो चरक संहिता के समान है। रचना कैसी है इसकी? काश्यप संहिता जो है उसकी रचना है चरक संहिता के समान। खिल स्थान काश्यप संहिता का वैशिष्ट्य है। खिल स्थान जो होता है वो क्या है? काश्यप संहिता की विशिष्टता है कि इसमें खिल स्थान पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आयुर्वेद को पंचम वेद कहा है। आयुर्वेद को पंचम वेद किसके अकॉर्डिंग बोला गया है? काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? काश्यप संहिता के। चारों वर्ण को अध्ययन का अधिकार है। काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग जो चारों वर्ण होते हैं उनको अध्ययन का अधिकार है। पंचकोश युक्त हृदय का वर्णन किया गया है। पंचकोश युक्त जो हृदय होता है उसका वर्णन किया गया है। आतुरगार को अरिष्टगार कहा गया है। आतुरगार जो होता है उसको अरिष्टगार कहा है। आहार का महाभेषज कहा है। आहार जो होता है उसको महाभेषज कहा है। ठीक है। तो ये ऐसी लाइन अपन ने ऊपर देखी थी ना, कौन सी थी? भेल संहिता। भेल संहिता के जो इसका जो कौन था विशिष्टता, तो जल को इसने महारस बोला था और अन्न को महाऔषध। उसी प्रकार से काश्यप संहिता में क्या बोला गया है? आहार को महाभेषज कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभेषज। सप्तविध कथाय कल्पना में चूर्ण व अभिशप का वर्णन है। सप्तविध जो कथाय कल्पना है उसमें चूर्ण व अभिशप का वर्णन किया गया है। सप्तविध कथाय कल्पना में चूर्ण व अभिशप जो होते हैं उनका वर्णन किया गया है। त्रिशमा गुटिका का वर्णन किया गया है। ठीक है। त्रिशमा गुटिका का वर्णन किया गया है। लसुण कल्प अध्याय का वर्णन किया गया है। इसमें औषध युक्ति व्यपाश्रय मानी गई है। भेषज देवप आश्रय मानी गई है। राज्यक्षमा व्याधि में वर्धमान पिप्पली का वर्णन किया है।
राजयक्ष्मा व्याधि जो होती है उसमें वर्धमान पिप्पली का वर्णन किया गया है। राजयक्ष्मा जो व्याधि है उसमें वर्धमान पिप्पली का वर्णन किया है। अम्लपित्त सुक्तक का प्रथम वर्णन किया है। अम्लपित्त या सुक्तक जो होता है उसका प्रथम वर्णन किया गया है। आर्थिक दृष्टि से बालक के 3 प्रकार बताए गए हैं। आर्थिक दृष्टि से बालक के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार। कौन कौन थे? ईश्वर पुत्र, मध्यम पुत्र, दरिद्र पुत्र। ठीक है। शोथ व्याधि में शोथ व्याधि जो होती है उसमें नवायस लोह का वर्णन किया गया है। इसका नवायस लोह का वर्णन किया गया है। मातंगी विद्या वर्णन, मातंगी विद्या का वर्णन किया गया है। वज्र सेवन से उत्पन्न स्तन कीलक व्याधि का वर्णन किया है। वज्र सेवन से उत्पन्न जो वज्र होते हैं उनको सेवन करने से स्तन कीलक व्याधि का वर्णन किया गया है काश्यप संहिता में। ठीक है। कटु तेल जो होता है वो प्लीहा नाशक होता है। कटु तेल कैसा होता है? प्लीहा नाशक होता है। मन को अतीन्द्रिय कहा गया है। शूद्र को ब्राह्मी घृत पान का निरोध बताया गया है। कर्ण भेदन 6, 7, 8वें मास में कर्ण का भेदन कराया जाता है। कौन कौन से? काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग 6, 7, 8वें मास में कर्ण भेदन बताया गया है। हलीमक व्याधि का स्वतंत्र वर्णन किया है। हलीमक जो व्याधि होती है उसका स्वतंत्र वर्णन किया है। ज्वर व राजयक्ष्मा व्याधि में रुद्र पूजा का वर्णन किया है। ऊपर एक और लाइन आई थी, अपन ने शायद नोट किया हो, ज्वर में रुद्र पूजा और हनुमान पूजा का वर्णन किया गया है लेकिन यहाँ पे केवल और केवल ज्वर व राजयक्ष्मा व्याधि में रुद्र पूजा का वर्णन बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सूतिका रोग। ठीक है। सूतिका रोग जो होते हैं कितने बताए गए हैं काश्यप संहिता में? 64। यूस कितने बताए गए हैं? 75 भेद से और आश्रय भेद से 50 बताए गए हैं। ठीक है। बाल ग्रह 10 बताए गए हैं। रेवती के पर्याय, रेवती जो होती है उसके पर्याय 20 बताए गए हैं। यवागु 7 प्रकार के बताए गए हैं। स्नेह प्रविचारणा 20 बताई गई हैं। कितनी बताई गई हैं? 20। औषध सेवन काल 10 बताए गए हैं। श्वेत के प्रकार एक जगह कहीं पे याद हो शायद 11 भी बताए गए हैं औसत सेवन काल। आचार्य काश्यप संहिता में औसत सेवन काल 10 बताए गए हैं। श्वेत के प्रकार 4 बताए गए हैं। हस्त श्वेत का वर्णन किया गया है। इसका हस्त श्वेत का वर्णन किया गया है। धूप कितनी बताई गई हैं? 40 प्रकार की बताई गई हैं। अस्थि इसमें 360 बताई गई हैं और मर्म 107 बताए गए हैं और द्रव्य 9 बताए गए हैं। ठीक है। काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसमें काश्यप सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय लेह अध्याय है। ठीक है। जो काश्यप संहिता होती है उसके सूत्र स्थान का जो प्रथम अध्याय है वो कौन सा है? लेह अध्याय। प्रगति की उत्पत्ति माता के गर्भकालीन आहार रस से होती है। प्रगति की जो उत्पत्ति मानी गई है वो माता के गर्भकालीन आहार रस से मानी गई है। 20 प्रकार के कर्ण भेदन दंत भेद वर्णन किया गया है 20वें अध्याय में। 22वें स्नेह अध्याय होता है और स्वेद अध्याय में हस्त स्वेद का वर्णन किया है। 25वें वेदना अध्याय का वर्णन किया है। वेदना अध्याय है 26 से 28 वातज, 40 पित्तज और 20 कफाई। ठीक है। ये रोग हैं। शरीर स्थान जो है उसमें ऋतु 5 वर्णन की गई हैं। रस प्रयोजन अर्थ ऋतु 6 हैं। चिकित्सा स्थान प्रसव विज्ञान, देखो चिकित्सा स्थान में प्रसव विज्ञान व बाल ग्रह का वर्णन किया है। ठीक है। सिद्धि स्थान में 1 अध्याय राजपुत्रीय सिद्धि बस्ती वर्णन किया है। कल्प स्थान में 40 धूप वर्णन लसुन कल्प वर्णन किया है। बालक नेत्र रोग व चिकित्सा का वर्णन किया है।
सन्निपातित ज्वर के 13 प्रकारों का वर्णन किया गया है। सन्निपातित ज्वर जो होते हैं उसके 13 प्रकारों का वर्णन किया है। खिल स्थान, तो खिल स्थान में विषम ज्वर निर्देशीय बताया गया है। खिल स्थान को क्या बताया गया है? विषम ज्वर निर्देशीय बताया गया है। ठीक है। औसत काल कितने बताए गए हैं इसमें? 10 बताए गए हैं। और रस विकल्प 13 भेद, रस विकल्प कितने हैं? 63 भेद बताए गए हैं। रस विकल्प 63 भेद बताए गए हैं। दोष विकल्प 62 भेद बताए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे का जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो। आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।